वर्तमान को हमने सब छोड़ दिया है और कुछ ख्वाब है जो हम पूरा करना चाहते हैं, उसकी तरफ भाग रहे हैं। और आप जब कह रहे हैं सब कुछ आपने पा लिया है, तो आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ भी ना हो, सब छीन लो मेरे से। अगर मैं चल रहा हूँ तो हाँ मैं चल लूंगा, क्योंकि जो हकीकत थी जिंदगी की, अगर मैं उसको आज मैं सोचता हूँ, मैं करीब से देखता तो बड़ी डरावनी थी। लेकिन जो मेरी कल्पनाशीलता थी या कल्पना जीविता थी, या तो उसने मुझे मदद की कि मैं आगे देख पाऊँ। और मुझे लगा कि मेरे आसपास के बहुत सारे लोग, पत्रकारिता को जो रिस्पेक्ट मिलती थी पहले दौर में, एक जर्नलिस्ट अगर आपके घर पहुंच जाए, जो उनके बारे में जो थॉट प्रोसेस लोगों के मन में था, वो अब बहुत बदल गया। इसका क्या कारण है? पास जो अपने अनुभव हैं, असहमति के दरवाजे लगभग लोगों ने बंद कर रखे हैं। नफरतों से दुनिया बांटी है हमने, नफरतों से दुनिया बांटी है हमने। चलिए थोड़ी प्यार की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है और मैं जज्बात के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लगभग 5 साल के बाद में एक नई शुरुआत कर रहा हूँ और आज इस पॉडकास्ट में जो मेरे पहले गेस्ट हैं वो प्रताप सोमवंशी सर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर हैं और लेखक हैं, और सर को जीवन जीने का तरीका, और जब भी मैं सर से बात करता हूँ कुछ सीखने का नजरिया बहुत कुछ है। तो आज हम ये प्रयास करेंगे सर से उनकी नजरिए से दुनिया को देखने का। सर का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके दर्शकों को और आपकी इस नई शुरुआत को। और आप नया नया कुछ करते रहते हैं और इस नए पॉडकास्ट को दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसे भी पहले से ज़्यादा प्यार मिलेगा, ऐसे मेरा विश्वास है। थैंक यू सर। सर मैं आप सबसे पहले शुरुआत तो मैं आपको बचपन में ले जाना चाहूँगा। मैं कहानियों पे काम करता हूँ, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। छोटे से शहर में जब आपका जन्म हुआ यूपी के, तो क्या ख्वाब रहे होंगे आपको उस समय, और कैसा दिखता था गाँव आपका? देखिए, शहर नहीं था, छोटा सा गांव। तो छोटा सा गांव था, और गांव में जो जन्म है बाकायदा, मतलब लोग गांव में होते हैं लेकिन उनका जन्म नर्सिंग होम में होता है। लेकिन मेरा तो जन्म गांव की जो चारपाई है उसी पे जन्म है। तो जन्म मतलब ये कहते हैं ना कि धरती पे आपका जन्म हुआ, तो जन्म मेरा वहीं का है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब जगहें छोटी होती हैं तो सपने अपने आप बड़े हो जाते हैं। तो संयोग दुर्योग जो भी रहा मेरे परिवेश में, कि मैं स्वप्नजीवी सा व्यक्ति रहा, तो मैं हमेशा जैसे इमेजिनेशन में जीने वाला आदमी था। तो इमेजिनेशन यानी पॉजिटिव इमेजिनेशन, यानी जो कुछ बेहतर देखना, बेहतर सोचना। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे लगा हाँ यार मैं एक अच्छी चीज़ लिख लूँगा। अगर मैं चल रहा हूँ तो हाँ मैं चल लूँगा, क्योंकि जो हकीकत थी जिंदगी की, अगर मैं उसको आज मैं सोचता हूँ, मैं करीब से देखता तो बड़ी डरावनी थी। लेकिन जो मेरी कल्पनाशीलता थी या कल्पना जीविता थी, या तो उसने मुझे मदद की कि मैं आगे देख पाऊँ। और मुझे लगा कि मेरे आसपास के बहुत सारे लोग, वो अपनी मुश्किलों से, अपनी मुसीबतों से इसीलिए लड़ पाए कि उनकी आंखों में सपने थे। तो उन सपनों का पीछा करते हुए, सपनों को जीते हुए वो आगे तक जा पाए और आगे तक देख पाए। गांव में जैसे आप जन्म होता है तो क्या साधारण सपना होता है? साधारण सपना होता है कि आपको एक अदद नौकरी मिल जाए, और एक आपको घर हो जाए, एक रहने के लिए, एक चलने के लिए गाड़ी हो जाए। ये सब पूरा जीवन इसी को ट्रैक करने के लिए, और सब इसी को पूछते हैं। जब आपकी नौकरी लगती है तो गांव में सब पूछते हैं क्या घर खरीदा, शादी हुई। जो मैं बता रहा हूँ इसी क्रम में सब आगे पीछे आपको जोड़ते सोचते रहते हैं। मैं उसको एक आसान कर देता हूँ इस बात को, ताकि जल्दी से ये सवाल का हिस्सा पूरा हो जाए। मैं आज कहता हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं 57 ईयर का, 57 वर्ष का व्यक्ति हूँ। 57 वर्ष की उम्र में अगर मैं अपने को 30 साल पीछे ले जाऊं और मैं आंख बंद करके बैठूं, और ईश्वर मान लीजिए मेरे सामने आ जाए और मुझसे कहे कि तुम लिख लो अपने लिए जो जो लिख सकते हो, यानी जो उस वक्त का मेरा सपना होगा, तो मैं क्या लिखता? इलाहाबाद में एक 2 कमरे का फ्लैट, एक स्कूटर, उस जमाने में जो स्कूटर चलती थी बजाज की, प्रिया की,
थोड़े से पैसे, थोड़ी सी चीज़ें, बस छोटी छोटी चीज़ें। तो अब मैं जब देखता हूँ तो ये जो चीज़ें हैं वो तो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें तो मेरे हिस्से में आई ही। उससे ज़्यादा मैंने जीवन को विराटता से, विशालता से जिया। अगर मुझे अभी कोई चीज़ का मलाल है, तो ये बिल्कुल भी कोई मलाल नहीं कि मैंने जीवन में क्या नहीं पाया, जीवन में क्या नहीं अचीव किया। मुझे मलाल है या मेरी कोशिश है तो मैं जीवन को कितना खुल के जी पाऊँ। बस, तो मेरी यात्रा इसी यहीं से यहीं तक है। अभी आपने कहा, बहुत सारी बातें से तो कहीं, यही जो मैं बातें दोबारा आगे से बढ़ाना चाहूँगा। जैसे आपने बोला जीवन को मैं खुल के जीना चाहता हूँ, पर पत्रकारिता का दौर आपके जीवन में कब आता है और कब लगता है आपको कि नहीं, मुझे समाज के लिए और देश के लिए सोचना है और कुछ पत्रकारिता की तरफ आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो आयुष, लेखन की बात आती है कि मैं लिखने के प्रति मेरे मन में जो आदर था, मैं इलाहाबाद में जहाँ रहता था वहाँ से घर के पास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का घर था, बंद रोड पे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकीकार, हम मेरे कोर्स में उनकी किताब लगी थी। तो मुझे लगा कि वो ईश्वर की तरह दिखते थे यार, इनका नाम छपा है, इन्होंने एकांकी नाटक लिखा, एकांकी लिखी है और ये यही हैं। तो मैं उनके घर के बाहर कक्षा 8 या 9 में पढ़ता था, तो मैं खड़ा होकर, जैसे लोग फिल्म स्टार को झांकते हैं ना, शाहरुख खान, आमिर खान, इन सब के घरों के बाहर, अमिताभ बच्चन के बाहर लोग खड़े होके, तो मैं एक लेखक के घर के बाहर खड़ा होकर ऐसे देखता था। मैं उनसे मिला नहीं, मिला बहुत बाद में जाके, लेकिन मुझे वो इस तरह से वो फैसिनेट करता था, वो आकर्षित करता था। सोहन लाल द्विवेदी, जिनकी कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी अपने पाठ्यक्रम में, मैं उनके साथ एक सिलेबस कैरिकुलम बॉडी थी, उसमें जब मैं सदस्य बना, तो मैं जो सदस्य था तो 75 साल के वो थे और 25 साल का मैं था। तो मैंने कहा, मैंने उनको दंडवत किया, मैंने कहा नहीं सर, मैं जो है दंडवत करूंगा। और दंडवत करके फिर मैंने कहा कि मैं कितने साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम हो 25 साल के, तुम कितने साल से इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा मेरे बीच में जो फासला है ना 50 साल का, मैं उतने साल से इंतजार कर रहा हूँ, 25 साल में दोगुनी गति से। तो लेखन के प्रति आदर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं लिखने पढ़ने का कुछ काम करूँ। तो लिखने पढ़ने के ही काम मुझे लगा मैं यही कर सकता हूँ, और कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि वो मेरा लिखने की ओर रुझान रहा है। मेरी फॉर्मल जर्नलिज्म की कोई एजुकेशन नहीं हुई। आपने हिंदी की पढ़ाई की है, मास्टर्स किया है? हिंदी का मास्टर्स बहुत बाद में किया। मैं लिखता रहा, और जब मैं स्कूल में था, मतलब 12th वगैरह में था, नवान टाइम से मेरे लेख छपने लगे थे, मेरी कविताएं छपने लगी थी। लिखते लिखते मैं एक दिन में, चूंकि मेरे बैकग्राउंड में कहीं कुछ राइटिंग का एलिमेंट नहीं था, तो मैंने क्या करते, मेहनत करके ही कुछ हो सकता है। तो मैं एक महीने, मेरे पास हरी हरी डायरी थी, हरी डायरी में मैंने खांचे बना रखे थे कि यहाँ मैंने रचना भेजी, प्रकाशित, अप्रकाशित, विचारार्थ, तो मैं टिक लगाता था। 300 लिफाफे मैं एक महीने में भेजता था औसतन, यानी 10 लिफाफे रोज के, यानी 10 लिफाफे रोज के। उस दौरान में ना फोटो कॉपियर था, ना कोई टाइपिंग मशीन थी, कंप्यूटर इंटरनेट तो था ही नहीं। तो वो सारे पेजेज में फेयर करता था कि अगर मैं 2 पेज की कहानी लिख रहा हूँ तो मुझे फेयर करना है, कविता लिख रहा हूँ तो फेयर करना है, लेख लिख रहा हूँ तो वो पूरा का पूरा। और उसका इकोनॉमिक्स ऐसा था कि पूरा, मतलब मुझे करीब 30-35 रुपए के कागज चाहिए, और 300 लिफाफे के लिए 1 रुपए का लिफाफा आता था, 300 रुपए लिफाफे के चाहिए। ऐसे 500 रुपए के इर्द गिर्द मैंने अपना खर्चा बना लिया था। और 300 भेजने के बाद मेरी 4 या 5 रचनाएं छपती थी, छोटी बड़ी जगह मिला के। 300 में 5। मेरे जो दोस्त थे उनको कहते थे, यार तुम्हारे तो बड़े छपते हैं, हर चौथे 5वें दिन तुम्हारा दिख जाता है। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं भेजता कितना हूँ, उन्हें ये पता ही नहीं था कि मेरा सक्सेस रेट कितना है, कि मैं भेजता हूँ जाके 300, तब जाके 5 छपती है। तो मुझे लगता था कि नहीं, यही एक जरिया है मेरे पास। क्योंकि मुझे क्या था कि मैं जैसे लोगों से बात करने में हिचकता था। मुझे लगता था कि ये आदमी मेरा अपमान कर देगा, जो आदमी, शहरी था नहीं मैं,
तो शहर के लोगों को जो कपड़ा पहनने का सलीका था मेरा नहीं था, उनका जो बाल बनाने का तरीका था मेरा वो भी नहीं था। मैं दुबला पतला सांवला सा, उनकी पर्सनालिटी के आगे मैं अपने आप को थोड़ा सा कुछ एक जो एहसास कमतरी है उसका भी शिकार रहता था। तो मुझे लगता था कि ये, तो मैं क्या करता था कि मैं बात ही नहीं करता था। तो जब एक इतना कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी का बच्चा जो किसी से बात करने में संकुचाता हो, डरता हो, संकोच करता हो, इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी का कि जो कहीं जा न सकता हो, जैसे अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी, कुछ मुझे आता नहीं था, एक गांव का लड़का, और बाद में बहुत सारी चीज़ें मैंने सुधार की कि मैं बोल रहा हूँ, खुश हूँ आपसे बात करते हुए, तो मैं हंस रहा हूँ, हंसते हंसते बोल रहा हूँ। जो आदमी देख रहा तो उसको खराब लगता था। यानी मैं कहीं से कोई प्लीजिंग पर्सनालिटी नहीं था आजकल जो कॉर्पोरेट के लिहाज से। मैं एकदम खालिस देसी किस्म का लड़का था जो तो मेरे पास साधन क्या था? सिर्फ मेरी मेहनत, सिर्फ वो 300 लिफाफे भेजने का जज्बा और उस पर टिके रहने का जज्बा, और वो जो कंसिस्टेंसी थी उसको मैंने एक लंबे समय तक या पूरे कैरियर के 35 बरस में मैंने उस कंसिस्टेंसी को जाने नहीं दिया। और एक मैंने पूरे जीवन में ये बना कि दुनिया की सारी जो दौड़ है वो कछुए जीतते हैं, खरगोश कोई दौड़ नहीं जीतते। कछुए जो मंथर गति से, धीरे धीरे गति से अपनी तरफ चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं। खरगोश इस गलतफहमी में रहता है कि उसके पास गति है और वो कहीं ना कहीं अगर आप 2 किलोमीटर पे जाएंगे तो दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल मिलेगा। तो मैं कछुए की तरह पूरे जीवन चलता रहा। तो यही मेरी पूरी यात्रा है कि कछुए की गति से मैं चला, सीखते हुआ चला और अपनी गलतियों से सीखा। इसीलिए मेरी जिंदगी में फेलियर के किस्से बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत सफलता के। मैं आपकी फेलियर्स पे जरूर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं 300 पन्नों की कहानी जानूंगा। आपने कितना समय बिताते होंगे इस चीज को लिखने में? और जो आपने बोला आय का साधन 500 रुपये लगभग महीने का, उस समय जब आप छोटे रहे, बहुत 500 रुपये बहुत बड़ी बात थी। आपकी नौकरी भी कैसे थी और किस तरीके से अरेंज कर पाते थे? नहीं था, लेकिन वो क्या था कि जैसे नवाड टाइम्स में लेख का 250 रुपये पेमेंट होता था। हाँ। तो कई बार ये हुआ कि इसी हफ्ते मेरा व्यंग छपा है और 250 रुपये व्यंग का मिलता था, 150 रुपया आर्टिकल का मिलता था, छोटे वाले आर्टिकल का। तो पता लगा मेरा वहाँ छप गया। तो कुल मिला के वहाँ से मुझे पैसे आ गए। कई छोटे अखबार निकलते थे, उनको ये लगा कि ये व्यक्ति लिख देगा, तो मैंने उनसे ठेके पे तय कर लिया था यार तो मुझे 400 रुपया दे दिया करो। तो मुझे 300-400 में उनको एकदम भर भर के आर्टिकल दे देता था। तो वो सब लोग तो वेबसाइट तो होती नहीं थी, तो जो छोटे अखबार थे उनसे मेरा खर्चा आ जाता था। तो मैं हर महीने मतलब अपना खर्चा निकाल लेता था और 700-800 रुपया मैं बना लेता था। अगर मैं सर समझना चाहूँ, आपका रूम जैसे आप इलाहाबाद में रह रहे हैं कैसा दिखता रहा होगा और कितना समय आप बिताते होंगे? रूम कोई नहीं था। हाँ। मैं EWS के 2 कमरे का घर था। हाँ। जिस घर में 12-13 लोग थे, घर में कोई जगह नहीं थी। तो जो सीढ़ी के ऊपर जो जगह होता है, हाँ। सीढ़ी के ऊपर आखिरी सीढ़ी, हाँ। आखिरी सीढ़ी के ऊपर जो जगह है उसको मेरे कमरे की तरह मैं अपनी इमेजिनेशन में मेरे लिए कमरा था। तो वहां मैंने एक मेज लगा दी, वहां मेरी कुर्सी लगा दी, वहां मैंने तार खींच के ऐसे जैसे भी कैमरे का तार लगाए, वो तार मैंने निकाया और तार लगा लिया। मेरा वो पूरा एक अपने आप में कमरा हो गया। और बहुत बाद में एक टेबल फैन वहाँ आ गया। तो मेरा जो दिन था जब तक मैं घर में रहता था, तो घर में मेरा दिन अक्सर उसमें बीतता रहता था। तो वही मेरे लिए एक स्पेस था मेरे दोस्तों से मिलने का, मेरे लिखने का, पढ़ने का, सब करने का, वो जगह थी। जैसे अभी आपने बोला 13 लोगों का परिवार था और एक छोटा सा जगह जो आपका कमरा था जिसने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया। मैं अगर आप पूछूँ आपसे, अगर आप पीछे पलट के, अगर आपके पास मौका हो, समय अगर मिले, भगवान आपसे पूछे कि कौन से पल को आप दोबारा से जीना चाहेंगे, तो क्या वापस चाहेंगे? देखिए, सबसे पल तो जो आप जीना चाहते हैं, अपने बचपन को मुझे लगता है कि मैं अधूरापन होके जी पाया। तो आप बचपन को ही जी पाएंगे। बचपन में बचपन में महसूस ही नहीं कर पाया। इतना स्ट्रगल होने के बावजूद हाँ दोबारा जाना चाहते हैं क्योंकि मैं उसको और भले ही आप सारे साधन मेरे ले लें, हाँ। भले ही मेरे पास मुझे उसी स्थिति में लौटा दें, हाँ। लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सा मैं बेईमानी करूंगा कि जो मेरी आज की चेतना है इसका एक 100वां अंश मेरे पास रहे,
तो वो रहेगा तो मैं उस पल को बहुत बेहतर तरीके से जी पाऊंगा। मेरे अगल बगल जो पौधा है मैं उसको देख के जी पाऊंगा। अगल बगल जो चीज़ें हैं जो जिनको समझने के लिए मुझे एक लंबा समय लगा, क्योंकि दुनिया को आप जान जाते हैं लेकिन अपने परिवार परिवेश को, अपने आसपास को जानने में मतलब बड़ा वक्त लगता है, बड़ा सब कुछ जाया हो जाता है। तो वो मैं बचपन के उन पलों को जीना ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे क्योंकि आज के इस समय में ना हम केवल भविष्य में जीते हैं, वर्तमान तो हमने सब छोड़ दिया है और कुछ ख्वाब है जो हम पूरा करना चाहते हैं उसकी तरफ भाग रहे हैं। और आप जब कह रहे हैं सब कुछ आपने पा लिया है तो आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ भी ना हो, सब छीन लो मेरे से, मुझे वापस वही कमरा दे दो। नहीं, हाँ कमरा दे दो। और उसका मतलब ये है कि मेरा एक कपलेट है कि ये ख्वाहिशें तो वो सीढ़ियां हैं जो खत्म होती नहीं कहीं भी। ये ख्वाहिशें तो वो सीढ़ियां हैं जो खत्म होती नहीं कहीं भी। समझ गया हूँ मैं चढ़ते चढ़ते कई बरस से उतर रहा हूँ। बहुत गरीब। तो कई बरस से मैं ऑलरेडी उस जर्नी में हूँ। मतलब मैं आज ख्वाहिश की बात नहीं है, मैं एक वापसी की यात्रा में एक लंबे समय से हूँ। ये मैं जानता हूँ ना, मेरा मन जानता है कि आप मुझे कोई पद दे दें, कोई नाम दे दें, कोई चीज़ दे दें, कोई सम्मान दे दें, लेकिन मैं जो एक जीवन यात्रा है उस जीवन यात्रा में कल से आज, अब आज से फिर कल, ये जो यात्रा है रिवर्स, जैसे ट्रेन का नंबर होता है ना अप डाउन, कि अप में आ जाती है गाड़ी, डाउन में जाती है, तो मैं बड़े लंबे समय से डाउन की गाड़ी में चल रहा हूँ। आपको दिखता है कि मैं उस स्टेशन पे हूँ लेकिन मैं डाउन की गाड़ी में हूँ। और ऐसा क्यों लगता है आपको सर कि वो चीज वापस चाहिए आपको वहां? नहीं, वो एग्जैक्ट मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। मैं क्या होता है कि जब आप अपने को अपनी डिजायर को, अपनी चीज़ों को देखते हैं, अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ कि मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से आगे जो चीज़ उपलब्ध है मुझे पता लग गया वो अर्थहीन है, तो मैं, और जो पीछे छूट गया मुझे उसका मोल पता है। तो आपके अगर एक बगल में कोई मूल्यवान वस्तु हो, दूसरी तरफ में कोई निरर्थक वस्तु हो, तो आप किधर जाएंगे? मूल्यवान वस्तु की ओर। तो जो मैं जिन पलों को, जिन दिनों को जीने की बात कर रहा हूँ मूल्यवान है, और जो पल जो आने वाले जो उस तरह की चीजें हैं वो मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखते। आएंगे लेकिन मैं उन पलों को महसूस करता हुआ, जीता हुआ भी उन पलों तक जाना चाहता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ जो पत्रकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो केवल अपने जीवन को नहीं जीते, वो और लोगों के कई जीवन को जीते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के अनुभव से, लोगों से बात करके। आप जब भारत के कल्चर को, खास करके गांव में जो बदलाव हो रहे हैं, ये शहर में जो बदलाव हुआ गांव की वजह से, उसमें क्या बदलाव अपने समय से और अब तक में देखते हैं? देखिए, गांव शहर समाज सब सारे बदलाव का मैं जो सबसे बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ वो है खुशी का। जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो हमारी खत्म हो गई है। मुझे याद है बचपन में मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, एक मेरे बाबा लगते थे, वो नहर से चिल्लाते हुए आते थे। बहुत छोटे पद पे काम करते थे कचहरी में, चिल्लाते हुए आते थे। उस दिन उनको वेतन मिला होता था। हाँ, आज सब लोग शाम को इकट्ठा हो जाओ और आज सब जो है ये वहां पे ये बनेगा कुछ खाने की चीज। कई सारे लोग इकट्ठा हो गए, पूरी रात सब ताश खेल रहे हैं, बात हो रही है, गाना हो रहा है, गांव की जो रामलीला नौटंकी है वो हो रही है। सबके भीतर जो एक उत्साह उल्लास, उनके भीतर ये नहीं बचा पड़ा था कि प्रमोशन कब होगा, इंक्रीमेंट कब होगा, चिंताएं नहीं रही होंगी, ऐसा नहीं है। मुकदमे तो तब भी थे, कचहरी, गांव झगड़े, लड़ाई तब भी थी, लेकिन ये जो उल्लास का पल था, उल्लास का पल जीने का, उल्लास का पल साझा करने का जो सुख था, तो एक हम खुद खुश रहना छोड़ चुके हैं, दूसरा हम अपनी खुशी में साझेदार नहीं बना रहे लोगों को। मैंने एक लंबे समय एक आर्टिकल लिखा था एक बार कि कहाँ गई हमारे छत की बेलें, यानी जो गांव में जो सब्जियां बेलों पे होती थी, लौकी, तरोई। तो गांव में एक बार मैं गया, एक मेरा अभिनंदन समारोह था, तो वहाँ जो मेरे गांव का जो कुजड़ा जो उसका कारोबार करता था वो मेरे साथ गांव के पाठशाला में 3 में पढ़ा था। तो मैंने वो पीछे से बैठ के बात कर रहा, तो बोलते लौकी 6 क्विंटल,
तरोई 5 क्विंटल। तो मैंने उससे कहा कि कहाँ के लिए? बोला तुम्हारे गांव के लिए। मैंने कहा मेरे गांव में इतनी लौकी तरोई खरीदता कौन है? बोला तुम्हारे गांव वाले। मैंने कहा बचपन में तो हम नहीं खरीदते थे, बचपन में तो हम उगाते थे, तो अब क्यों नहीं उगाते? और तो इसलिए नहीं उगाते कि तब हम देने के लिए उगाते थे, अब हम खाने के लिए खरीदते हैं। तब हमारे पास भाव था कि मैं स्कूटर लेके अगर इलाहाबाद आ रहा हूं तो गांव के एक कोने पे एक आदमी मुझे रोकता था और मुंह में पान भरे हुए कहता रुक जाओ, अभी जाना 2 मिनट। और घर के अंदर जाता था, एक कद्दू लाता था, मेरे पैर के बीच में फंसा देता था, कहता था लेते जाओ। फिर दूसरा आता था, सेम तोड़ के सेम दे देता था। तो गांव में जो परस्परता थी, गांव से जो सीखने की बात थी, जो एक तरह से अपनी खुश रहना, दूसरा उनके लिए दूसरों को खुशी बांटना, ये चीज खत्म हो गई। अब क्या हुआ, मेरा एक कपलेट है कि शहरों के हर एक गांव में, गांव के हर एक ख्वाब में शहरों की कहानी, और शहरों में जिसे देखो वतन ढूंढ रहा है। दोनों तरफ घूम रहे हैं कि उसके पास ये सपना है कि वो अगर प्रतापगढ़ के जो मेरा गांव है वहाँ है कि वो इलाहाबाद आ जाए, इलाहाबाद वाले का सपना है कि दिल्ली आ जाए, दिल्ली वाले का सपना है कि वो वाशिंगटन चला जाए। वाशिंगटन में मुझे एक सज्जन मिले, तो मुझे बार बार कह रहे थे मुझे मथुरा में जमीन दिला दो। और मैंने तो पर्यटन में पीएचडी किया, रूरल टूरिज्म में, कि गांव में लोग आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि लोग, भारत जो गांव में बसता है। और आपके हिसाब से जब मैं आपको ऐसे लेखन देखूं, क्योंकि लेखन जैसे मैंने जीवन पढ़ते हैं, तो भारत तो बदल रहा है, तो आपका लगता है भारत कहाँ है फिर, अगर गांव में नहीं है? नहीं, भारत है गांव में, भारत है गांव में। गांव बदल रहे हैं, जैसे समाज बदल रहा है वैसे गांव भी बदल रहे हैं। तो भारत भी बदल रहा है। हाँ, भारत तो दुनिया बदल रही है। जो अगर हम जो ग्लोबल विलेज का एक फिनोमेना था, तो पूरी दुनिया बदल रही है। लेकिन ये जो बदलती हुई दुनिया में जो गांव हैं, वो इमारतों में तो बड़े रंग बिरंगे हो गए हैं। वहाँ गांव में गाड़ियां भी हो गई, गांव में कारें भी आ गई हैं, गांव के मोड़ पे एक छोटा मोटा बाजार भी बन गया है, गांव में सब कुछ आ गया है। लेकिन गांव की वो खुशी कहाँ गई जिसके लिए गांव जाना जाता था? तो वो जो खुशी थी, उसी खुशी की तो तलाश है। ये जो रिवर्स माइग्रेशन की जितनी चीजें हैं, जितने भी फंडे हैं, वो सारे उसी हैप्पीनेस की तलाश में तो है। क्योंकि अगर हैप्पीनेस की तलाश नहीं होती तो वो तो जो लोग हैं जो जा रहे हैं, वो तो जो जहां बाकी जगह काम कर रहे हैं, ज्यादा खुश है, ज्यादा पैसे हैं, यानी उनको लग रहा है कि खुशी वहीं छिपी बैठी। जैसे अभी मेरी एक जयपुर की बहुत स्टीम महीना है, उनसे मेरी बात हो, तो मैं जब रूरल टूरिज्म में बात करता हूँ, मुझे ऐसा कह रही थी कि आयुष तुम गांव में लोगों को क्यों पहुंचाना चाहते हो, जहाँ पे सुविधाएं नहीं है? तुम ऐसे गांव क्यों देखते हो जहाँ पे लोग झोपड़ी में आज भी रहते हैं? क्यों नहीं चाहते उनके पास फैसिलिटीज हो? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर गांव पहले जैसा ही हो जाए और लोगों के पास छोटे झोपड़ी हों, फैसिलिटीज ना हो, तो लोग खुश हैं क्या? बता। नहीं, पहली चीज ये है कि वो एक काल्पनिक स्थिति है। गांव पहले जैसे क्यों हो जाएंगे? वो तो नहीं होंगे कभी। लेकिन हमें डेवलपमेंट का ये फेनोमेना बदलना पड़ेगा कि डेवलपमेंट माने क्या है। अगर आप एक गांव में जा रहे हैं, वहाँ हरे भरे पेड़ हैं और हरा पूरा एकदम नदी भी है, सब कुछ है, और वहाँ पे आप जा रहे हैं, एक आदमी कहता है आपके इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी वो पेड़ नहीं कटे, यानी वो जंगल नहीं कटे, यानी वो नदी कट के वहाँ खत्म नहीं हुई, वहाँ अगर 4 बिल्डिंग बन गई तो आप उसे प्रोग्रेस मानेंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रियल डेवलपमेंट नहीं है। अब पूरी दुनिया ने बता दिया कि इंसान को खुश रहने के लिए, इंसानियत को चलने के लिए, वो शेयर बाजार से नहीं चलेगी, सेंसेक्स से नहीं चलेगी। वो एक अलग बाजार है कारोबार का, उसको अलग। लेकिन हम जिस खुशी की बात कर रहे हैं कि इंसान की, वो खुशी इंसान को अगर पानी है तो उसे उन चीज़ों की कदर करनी पड़ेगी जो चीज़ें हमारे पास थी, वैल्यूएबल चीज़ें थी, जो अभी किस्तों में बची हुई है। आप एक सुंदर सी राजधानी बना लेते हैं जिसमें आप कहते हैं कि हम संसार की श्रेष्ठतम मेट्रो में एक बना लिए, ठीक, अब बना लिया। आप कहते हैं हमने एक बहुत आलीशान अपना वो बना लिया, संसद भवन बना लिया, सारी चीज़ें हमने दिल्ली में बना ली। फिर दिल्ली में आप सांस के लाले क्यों पड़ते हैं? फिर आप क्यों कहते हैं हमें सांस भारी पड़ रही है?
मैं 100 में 80 लोगों से कहता हूं कि मैं कि दिल्ली भाग जाऊं छोड़ के। यानी ये चीजें नाकाफी हैं और वो चीजें काफी हैं जहां भाग जाना चाहता है। तो जहां भागना चाहता है वहां क्या है? वहाँ भी पूछेंगे। हाँ। मैं आपकी पत्रकारिता में इतने दशक आपने दिए और शुरुआती दौर से अब इस दौर में क्या बदलाव देखते हैं पत्रकारिता की लिखावट में, साथ में जो आपने जैसे लिखनी शुरू की तो आप लेखन से आप इस भूमिका में आए, और आज के एस्पायरिंग जर्नलिस्ट में क्या बदलाव देखते हैं और क्या क्या देखते हैं जो आपको भारत की आने वाली पीढ़ी किस तरीके से पत्रकारिता को लेने वाली है, उस पर क्या थॉट प्रोसेस है आपका? देखिए क्या है कि मैं उस जनरेशन का व्यक्ति हूं कि जिसने ट्रेडिल पे अखबार छपते हुए काम किया, मोनोटाइप सेटिंग, वो जो कंप्यूटर के बेसिक डेज, कंप्यूटर के एडवांस डेज, अब सुपर एडवांस डेज, सुपर कंप्यूटर के डेज। तो टेक्नोलॉजी में इतने सारे चेंज मैंने देखे। पहले एक शहर से दूसरे शहर अखबार छपना होता था तो प्लेट ट्रेन से भेजी जाती थी और प्लेट अगले दिन वहां ली जाती थी, फिर वहां से छपता था, फिर तीसरी जगह भेजी जाती थी। तो उस तरह से इतनी धीमी गति से चीजें चलती थी, तो वो चलता था। अब सारी चीजें उस उपलब्ध हो गई हैं, सब कुछ आसान हो गया है, सब कुछ एक बेहतर तरीके से चीजें हो गई हैं और आराम से आप 1 घंटे में आप 70,000 60,000 कॉपी अखबार छाप सकते हैं। जो मैं प्रिंट जहाँ मैं काम करता हूँ तो 60-70 हज़ार कॉपी 1 घंटे में छाप सकते हैं। पहले पूरी पूरी रात आपको छापना पड़ता था, छापता था। तो ये तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। काम में चेंज ऐसे हो गया कि बहुत सारे वर्टिकल्स थे। पहले अखबार में एक सब एडिटर होता था, प्रूफ रीडर होता था, फिर कई सारी लेयर्स होती थी। अब लोग मल्टी स्किल लोगों के भीतर आई और अब लोग ना ओनली प्रिंट बल्कि वो कंटेंट बनाते हैं। तो कंटेंट में डिजिटल में भी कंटेंट हम यूज़ करते हैं, प्रिंट में भी यूज़ करते हैं। यानी पहले जो भी हमसे मिलता था वो कहता था कि अखबार में आप काम करते हैं, आपका तो रात में काम होगा। अब हमारा वो कॉन्सेप्ट बदल गया। अब हम अखबार छापते रात में है, बनाते दिन में है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये एक जनरेशनल चेंज है कि पहले हमारे दिमाग में ये था कि हम रात में काम करते हैं, रात में बनाते हैं। अब चूंकि जब समाज दिन में जग रहा है, घटना दिन में हो रही है, तो हम दिन में अखबार बनाते हैं, रात में छापते हैं। तो RTR, रियल टाइम रिपोर्टिंग का एक कल्चर आया जो डिजिटल ने इन्हांस किया, टीवी ने इन्हांस किया और एक रियल टाइम रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई। यानी जर्नलिस्टों के पास बहुत सारे अवसर आए अपने को एक्सप्लोर करने का, ना सिर्फ माध्यम के जरिए बल्कि एक माध्यम में विविध तरीकों से। यानी एक बहुत बड़ी दुनिया आके हमारे सामने खड़ी हो गई। और जब हम इंफॉर्मेशन की कमी से जूझते थे तो हम एक ऐसी दुनिया में आ गए जहां इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग आ गई हमारे ऊपर। तो मेरी पूरी यात्रा इंफॉर्मेशन की का जो स्टार्वेशन था, जो अकाल था, जानकारियां कम थी, तो जानकारियों का एक पूरा समुच्चय आ गया। अब इसमें हमारे जैसे लोग अपने को धीरे धीरे हर समय के हिसाब से ट्रेन करते आए, ट्रोन करते आए। अब जो हमारे सामने नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, तो इनके पास क्या है, ये हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो रिसीविंग एंड है वो आप कहें ना कहें, लेकिन आउट ऑफ एक 100 में 90% जो ओल्डर जनरेशन का आदमी है वो थोड़ा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में उसको समय लगता है। नया व्यक्ति जो है वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा तरीके से करता है। बेसिक कंप्यूटर की चीज़ों को हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से किया। आज चीज़ें हम करते हैं लेकिन हम उस नए बच्चे से शायद कम, थोड़ा सा स्पीड हमारी कम होती है। तो वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं। भाषा में जैसे वो बहुभाषी हुआ और सारी चीज़ें जाना, पूरे वर्ल्ड व्यू उसके पास ज़्यादा था क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी। मेरे बचपन में तो कुछ था नहीं।
तो उसके पास वर्ल्ड व्यू ज़्यादा है। तो हमसे एक व्यक्ति जो मेरे यहाँ काम कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन में रिच है, वो टेक्नोलॉजी में रिच है, वो लैंग्वेज में रिच है, पर्सनालिटी में रिच है। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर मैंने अपना बताया उसका नहीं है, वो बात करेगा, सब चीज़ें करेगा, सब रिच है, लेकिन कहाँ वो लैग कर रहा है। अगर इतनी चीज़ें उसके बेहतर ये जानना है मुझे। हाँ, वो लैग कर रहा है। लैग वो ये कर रहा है कि उसने ठहर के देखने की जो चीज़ थी वो चली गई, दूसरा जो कंसर्न था वो चला गया। मैं जर्नलिज्म में आया कुछ एक सोशल कंसर्न के लिहाज से, कि मुझे कुछ चीज़ें देखनी हैं, और ये चीज़ वो जो हमारी बात पीछे छूट गई थी कि दूसरों के लिए खुशी देने का तो एक टूल, तो मुझे अपने काम में दूसरों की खुशी देने का भी एक टूल दिखता था। तो वो जो टूल है दूसरों को खुशी देने का टूल, वो शायद लोगों ने थोड़ा कम शिद्दत से लोग उसे महसूस करने लगे हैं। ऑब्जर्वेशन करने का काम छूट गया है, क्योंकि अब आजकल के ज़माने में वो बहुत ज़्यादा गति उनकी हो गई है, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करते हैं, चीज़ों को परखते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। तो इससे क्या हो गया कि कच्चापन उनमें आया है। और ऐसा नहीं है कि सबके सब ऐसे हैं, कुछ उसमें बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर जनरेशन में कुछ बेहतर, कुछ बहुत बेहतर, कुछ सबसे बेहतर और कुछ आइडियल लोग होते हैं। तो वही इस जनरेशन में भी है। सर, क्योंकि ये आप पत्रकार हैं और पत्रकार सभी लोगों से सवाल पूछते हैं, कई बार कड़े सवाल भी पूछते हैं, तो मैं ये फ्रीडम ले रहा हूँ आपसे थोड़े कड़े सवाल पूछूं अभी। पत्रकारिता को जो रिस्पेक्ट मिलती थी पहले दौर में, एक जर्नलिस्ट अगर आपके घर पहुंच जाए, जो उनके बारे में जो थॉट प्रोसेस लोगों के मन में था, वो अब बहुत बदल गया है। इसका क्या कारण है? और दूसरा इसी में मेरा एक और सवाल है, क्या आपको लगता है जो हम फोर्थ पिलर की बात करते हैं, आने वाले समय में पत्रकारिता वो भूमि पे खड़ा उतर पाएगा? देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट पत्रकारिता को नहीं था। पत्रकारिता के लोग, रिस्पेक्ट कौन बनाता है? रिस्पेक्ट क्या कोई संत बनाता है? नहीं, एक व्यक्तित्व बनाता है जो उसमें होता है, उस चोले में होता है। क्या रिस्पेक्ट नेता अर्जित करता है? नहीं, वो नेता जब गांधी जैसा होता है तो वो अर्जित करता है। तो रिस्पेक्ट वो किरदार थे, तो जाहिर तौर पे किरदार हमारे पास उस तरह के नहीं रहे, तो जब नहीं रहे तो वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। जब किरदार थे उस तरह के, तो कि जब सिवाई चिंतामणि थे और इस तरह के तमाम सारे जो बड़े जो पत्रकार हुए और तमाम सब, तो वो उनका जो व्यक्तित्व था, तो उनके व्यक्तित्व ने उनको इज्जत दिलाई। उनको इज्जत दिलाई तो लोगों को लगा कि नहीं, पत्रकारों की इज्जत की जानी चाहिए। उनकी रोशनी में कई सारे अच्छे बुरे छोटे बड़े सब पा गए इज्जत। तो जो कहते हैं ना स्टारवर्ड, तो वो हमारे समय में थोड़े कम हुए कि जिनको सब लोग उस तरह से रिस्पेक्ट करें। तो वो जो कम है तो उसका नुकसान भी हमारे हिस्से आएगा। और आने वाले दौर में पत्रकारिता आपको लगता है वो फोर्थ पिलर का काम कर रही है, करेगी, और उसको वो ही देखिए स्थान माना चाहिए? मुझे लग रहा है कि करेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस के तरीके बदल सकते हैं। अभी जैसे आपको लग रहा है कि अभी जो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आया, ये एक टूल है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एकदम सुपारी जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो उनके पास एक फ्रीडम है जो वो काम अपने तरीके से कर पा रहे हैं। और तमाम सारे, न सिर्फ इंडिया में, बाहर तमाम सारे बड़े पॉडकास्ट जैसे जो लोग कर रहे हैं, पुराने जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रह के बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये वही है, ये जो इनके बड़े काम जो मैं कह रहा हूँ, बड़े काम उनकी शख्सियत और उनके पर्पस दोनों को पोसते हैं। उनकी शख्सियत पोसती है तो बड़े होती है, और उनका पर्पस पोसता है तो समाज का बेहतरी होती है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी तो उनकी भूमिका बनी रहेगी। तो आपको लगता है रेलिवेंस है आने? बिल्कुल। और मैं ये सोच रही, आपने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात की, आपने अभी भी जैसे जो लोग इंडिविजुअली पॉडकास्ट या जो अपने चैनल के थ्रू लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स की कमी दिखती है। जो जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अब बाउंड होते हैं एक सर्टेन एथिक्स और एक सर्टेन
थॉट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे होते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व की कमी होती है कि मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ सोसाइटी के लिए। आपको कमी दिखती है, और दिखती है तो कैसे बदल सकते हैं? देखिए, पहली चीज ये है कि जो ये जिम्मेदारी का बोध है, हाँ, ये हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मान लीजिए पुलिस है, सबसे ज्यादा कहते हैं कि बड़े रिश्वत खाते हैं, ये खाते हैं, वो विजिबल तौर पर उसमें भी 5 लोग 5 कैरेक्टर लेके जीते हैं ना, 5 लोग 5 कैरेक्टर लेके जीते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की बाध्यता तो होती है, लेकिन इंडिविजुअल जरूरत भी होती है। तो जो सोसाइटी में इंडिविजुअल जरूरत है अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने की, वो कम हुई है, वो जर्नलिस्टों में भी कम हुई है। तो जर्नलिस्टों में कम हुई है, इसलिए उनकी साख गिरी है। इसीलिए साख सिर्फ पत्रकारिता की साख की नहीं है। जब आप साख की बात करेंगे तो क्या डॉक्टरों की वो साख है? हाँ, क्या वो नेताओं की वो साख है? नहीं है। तो अगर साख, तो ये एक तरह से पत्रकारिता की साख को संकट के साथ बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही बात होती है और उसी में सुधार होता है। लेकिन इसी के साथ जब हम बात करेंगे तो जो पूरे समाज में विश्वास का संकट और साख का संकट, तो ये जो पूरे समाज में है, तो ये समाज का जो हिस्सा उस साख को बनाने के बचाने का काम करेगा, वो सरवाइव करेगा। बाकी मुझे यकीन है कि कोई चीज नष्ट नहीं होती, हर चीज अपने बेहतर स्वरूप में लौट के आती है। और जो चीजें दिख रही होती हैं, कई बार अचानक बुरी चीजें आपको एक साथ आगे जाती हुई दिखती हैं, लेकिन फिर अचानक फिल्टर होता है, अचानक चीजें बेहतर होने लगती हैं, फिर अचानक बुरी चीजें आती हैं, अचानक बेहतर होती हैं। इसी तरह से ह्यूमैनिटी चलती रहती है और मुझे उसमें पूरा भरोसा है और मुझे आने वाले कल से भी पूरी उम्मीद है। और आज जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसको भी मैं रोते हुए जीना नहीं चाहता, तो रोते हुए मैं नहीं जीता, इसको भी हंसते हुए और नई चुनौतियों को स्वीकारते हुए मैं एक बेहतर कल की रोशनी में मैं आने वाले समय को देख रहा हूँ। जैसे सर आपने अभी जो बात की, आपने अपने बात के दौरान भी मुझे बार बार कहा कि पहले जब हम जी रहे थे, या जब हमारे थॉट प्रोसेस पत्रकारिता के दौर में थे, उस समय जो हम लोगों ने बिल्ड किया, आप लोगों ने जो बिल्ड किया, ये लोगों ने, पुराने लोगों ने जो बिल्ड किया, जो साख आपने बचाने की बात की, जब आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल जर्नलिज्म की बात कर रहे होते हैं, वहां पे हम आंसरेबल नहीं है किसके लिए? और जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे आपने क्रॉस चेक की बात की कि हम उतना ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारे पास आज के जर्नलिज्म में, और हम उतने 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 इमोशनल वो अटैचमेंट उस बिहेव के साथ नहीं देखते, तो फिर भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपका एक सिस्टम है। तो आप इंडिविजुअल जर्नलिज्म की बात करते हैं, somebody me like doing some sort of understanding with journalism, वहां पे मुझे कोई गाइड करने वाला, मेंटरशिप करने वाला, बताने वाला नहीं है। उस समय, इस दौर में जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत है, गलत सही करने वाला, बताने वाला कोई नहीं है, उस समय आपको भारत का दृश्य कैसा दिखता है, खास करके पत्रकारिता, और आने वाले समय में क्या दिखता है? मुझे लग रहा है अच्छी चीजें फिल्टर हो जाएंगी, तमाम सारी चीजें होती हैं। अब आप देखिए ना, बीच में तमाम सारे एकदम वल्गर टाइप के वो कॉमेडी के पोस्ट चले, अचानक एक झटका आया और उसे सेंस ऑफ रिजेक्शन शुरू हो गया। और इसके बाद आज की तारीख में, जिस तारीख को हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सब उसमें आधे से ज़्यादा जो वल्गर कॉमेडी करने वाले थे वो घर बैठ गए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये आंधी की तरह आते हैं, लेकिन कोई एक तूफान उनके ऊपर भी आता है जो उड़ा देता है। तो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें फिल्टर होंगी, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, हवा आने से नहीं रोक सकते। आंधी, हवा आएगी, खिड़की खुली है, बस आप उसमें आप नेट फिल्टर लगा लीजिए। नेट फिल्टर दो होता है, जैसे आप बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट कहती है रेगुलेशंस का, और हम अपना जो सेल्फ का, ये 3 रेगुलेशन जो आपका अपना है और सरकारों का है और जो संस्थाओं का है, ये 3 रेगुलेशन उसको चीज़ें, और फिर सबसे बड़ा रेगुलेशन टाइम का है, समय का है, वो रेगुलेट कर देता है चीज़ों को। मैं अगर अभी भारत की परिवेश में पॉलिटिक्स को समझना चाहूँ, क्या बदलाव देखते, क्योंकि अभी आपने भी कहा कि सब चीज़ में, सबकी साख में सवाल आए हैं, केवल पत्रकारिता में नहीं है, तो जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, आने वाले 10 सालों में और आने वाले समय में आपको क्या बदलाव दिखता है?
अब एकांगी हो गई है। जैसे मेरे पास जो अपने अनुभव हैं, असहमति के दरवाजे लगभग लोगों ने बंद कर रखे हैं। और वो जो किस्से थे कि दो विपरीत विचारों के लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। इवन विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी डिसएग्रीमेंट अलाउ नहीं है, और बाकी दूसरे से या सोसाइटी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो और ये हाल सिर्फ नेताओं तक का नहीं है, समर्थकों तक में शामिल हो गया है। जैसे मैं जिस पार्टी को पसंद करता हूँ, तो उस पार्टी का अपराध भी मुझे बुरा नहीं लगता, उस पार्टी का करप्शन भी मुझे बुरा नहीं लगता, उस पार्टी का कोई भी नेता मुझे बुरा नहीं लगता, उसके हर गलत को मैं सही में इंडोर्स करता हूँ। तो ये जो लोगों की आदत पड़ी हुई है, ये इसने राजनीति का भी नुकसान किया है और समाज का भी नुकसान किया है। पहले एक मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, केपी तिवारी, उन्होंने मुझे बताया कि वो बिजली के मंत्री थे। तो एक गांव का आदमी, तो उनको गए गांव में तो चिल्लाने लगा जोर जोर से। उसने कहा कि जो है ये नहीं हुआ, 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 गांव की कॉमन समस्याओं। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा प्रशंसक था, मेरा क्या बात हो गई इसको। तो उन्होंने उसको पास बुलाया, बोला कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मुझे वोट दिया, मेरा प्रचार किया। बोला हाँ सही है, लेकिन लोगों की ये दिक्कतें हैं, तो बताना तो मुझे मेरा फर्ज है। तो बोले कि तुमने बताया क्यों नहीं। बोले कि ये आपके लोग सुनते नहीं। तो मैंने इसलिए बताया नहीं। तो उन्होंने उसको एडमायर किया और उससे कहा कि भाई चलो, कम से कम तुमने बताया तो, और तुम इसी तरह मुझे बताते रहना। अब मुझे लग रहा है कि अगर कोई अपने नेता को 4 को कमी बता देते हैं तो उसे पिटवा देगा। ऑन कैमरा बोल रहे सर आप? हाँ, पिटवा देगा। सर हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, बहुत कुछ बहुत जल्दी सेकंड में बदल जा रही हैं। भारत की जो साख की जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, मैं आपसे समझूं बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्या लगता है आपको जो हम सपना देख रहे हैं कल को एक भारत विश्व गुरु बन जाएगा, वो होता हुआ दिखता है आपको? और कौन से, अगर दिखता है तो कौन से पैरामीटर है जहां आपको भारत दिख रहा है? कि पहली चीज ये है कि ये जो विश्व गुरु का मतलब, ये जो एडजेक्टिव है, तरह तरह के विशेषण जो लगाए जाते हैं, मैं उन विशेषणों में यकीन नहीं करता। मैं पूरी जो सभ्यता है इंसान की, जो विकसित होते हुए मैं देखता हूँ, तो चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे गेहूँ चावल, जो ये आलू, सब ये पूरे ह्यूमैनिटी ने मिल के बनाया है, किसी एक देश ने नहीं बनाया। आज हम खाते हैं, और आपको अगर इस पर शक हो तो आप गूगल लीजिएगा, और जब कभी ट्रेन में, प्लेन में बैठे हों तो आप सर्च कीजिएगा कि आलू कहाँ से आया, गेहूं कहाँ का अनाज है, सबसे पहले चावल किसने उगाया, सबसे पहले टमाटर किसने उगाया। यानी जो खाने की बेसिक चीज़ें हैं, जिनको खा के आप कहते हैं देसी खाना है, पता चलेगा इसमें 90% चीज़ देसी नहीं है, ये पूरी दुनिया की है। तो पूरी दुनिया, हमें किसी का गुरु नहीं बनना, हम पूरी दुनिया के विद्यार्थी बन जाएं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम गुरु होने का भाव ये है कि हमें किसी से श्रेष्ठ होना है, हमें किसी श्रेष्ठ होने का कोई भाव नहीं। हाँ, हम अपनी गति से हम चल पाएँ, अपनी गति से हम काम कर पाएँ, अपनी गति से रह पाएँ, अपनी गति से चीज़ों को देख पाएँ, क्योंकि हमें कोई उस लड़ाई से कोई वो एक अंतहीन सी लड़ाई है। हम कहें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे? जिन देशों ने 1914 में मेट्रो बना ली, हम 2014 में मेट्रो लाके और हम कहेंगे कि हम उनको हरा देंगे। उनकी जीडीपी अगर 3 पे रहती है तो वो फ्लोरिश करते हैं, हमारी जीडीपी 6 पे रहती है तो हम उनको पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हैं, सब बनी हुई हैं। आप उसको साधारण भाषा में, साधारण तरीके से यूँ देखें कि एक कोई आदमी जो गांव में बहुत संपन्न है, एक आदमी जो नया नया कमा के आ रहा है,
वो कितना भी गति से कमाए तो उसको साधन खरीदने बनाने में लगेगा, उतने समय में उसके पास तो सब रखा हुआ है, पहले का बना हुआ है। तो पूरी दुनिया में इस तरह से समृद्धि, और पूरी दुनिया में इस तरह से समृद्धि सिर्फ भौतिक नहीं, ज्ञान की समृद्धि सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं है। और हम कैसे कहते हैं कि हम गुरु हो जाएं? दुनिया में जितनी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, वो जब दुनिया में बाकी लोगों ने बनाई तो हम उनको कोई क्रेडिट नहीं देंगे। हम जिस कैमरे में बात कर रहे हैं, इसको जिसने बनाया वो जिस देश का है, जिस लाइट के जरिए ये मेरी बात पहुंच रही है उसको जिसने बताया वो किस देश का है, हम जिस फोन के जरिए बात कर रहे हैं वो जिस देश का है। तो ये सारे लोग नीचे हो जाएं और हम ऊपर हो जाएं तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ कभी होगा नहीं और होता भी नहीं। ये मेरा आखिरी सवाल है सर, और ये सवाल मेरा युवाओं से रिलेटेड है, क्योंकि अभी आपने बोला कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं वो पल दोबारा से जीना चाहता हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, वापस जाने का जो भौतिक टर्म है ये जरूरी नहीं है कि वापस जाने का मतलब कि मैं भी अपने गांव में जाके उसी खेत में घुस जाऊंगा, क्योंकि वो कई चीज में घुसना भी चाहूँ तो संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो हैप्पीनेस, हाँ, वो जो रूप, वो जो तत्व था, वो जो मैंने जिक्र किया कि गांव में वो जो एक खुशी का जो पल था, उस खुशी के पल को मैं अभी भी जब किस्तों में कहीं कहीं जी लेता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं इसी के लिए बना हूँ व्यक्ति। तो मैं वो मेरी प्रायोरिटी है। मैं उसे नए बच्चों से नहीं कहूँगा कि आप मेरी प्राथमिकता को आप अपनी प्राथमिकता बनाएं, लेकिन जैसा मैंने पूरी बातचीत के दौरान पूरा जो मैंने बात की कहा, मैंने ये कहा, मेरा ये कहना है कि आप जिंदगी में दौड़िए मत, आप अपनी गति से चलिए, लेकिन चलिए जरूर, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, भले ही वो कछुए की गति हो, क्योंकि कछुए की गति भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मंजिल पे पहुंच जाती है। बिल्कुल खरगोश की गति से ईर्ष्या मत कीजिए। तो अपनी गति से आप जब चलेंगे, तो अपनी गति से जब आप चलेंगे, चीजों को देखते हुए, समझते हुए, तो जाहिर तौर पे आप बेहतर खुद भी जी पाएंगे और आप दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर सोच पाएंगे, दूसरे भी कुछ बेहतर जी पाएंगे और एक बेहतर दुनिया बनेगी, जहां हमें आगे पीछे की दुनिया नहीं चाहिए, हमें एक बेहतर दुनिया चाहिए। और हमें उसे बेहतर दुनिया बनाने की तलाश में रहना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं प्रेम सिंह जी, वो खेती करते हैं बांदा में, तो मैंने उनसे फ़ोन किया सुबह सुबह और मैंने उनसे कहा कि प्रेम भाई क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया स्वर्ग की तलाश में लगी हुई है, हम सोच रहे हैं स्वर्ग बना ही देते हैं। तो ये उन्होंने एक ह्यूमर में कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम जैसे लोग अपने सपनों से, अपने इमेजिनेशन से और अपनी इच्छाओं से उसी स्वर्ग की बनावट बुनावट में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वही कोशिश हमको जारी रखनी चाहिए, जितना समय हमारे पास बचा पड़ा है, एक्टिव लाइफ का या फुल लाइफ का, उस स्वर्ग बनाने में लगे। सर थैंक यू। मैं इसी बात पे एंड करना चाहता हूँ इस एपिसोड को, कि पूरी दुनिया स्वर्ग ढूंढने में लग रही है, हम स्वर्ग बना ही देते हैं। तो आइए आज सर की जर्नी से, सर की बातें यही सीखते हैं कि आपका जो जीवन है ना, वही स्वर्ग है और उसको जीना बहुत जरूरी है। दौड़िए मत, कछुए की चाल चलिए, चलते रहिए, लेकिन जो आसपास घट रहा है उससे आपका नाता होना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष, बहुत मजा आया, मतलब मुझे आपसे बात करके। और मुझे लगता है बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने बोला 57 इयर्स का मैं हो गया हूँ, और आपने एक अपने सीनियर राइटर को कहा था कि 50 साल का गैप मान लीजिए। मैं भी वही दंडवत कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ। आप जैसे पर्सनैलिटी से मिलकर के ये मेरा सौभाग्य कि मैं बैठ करके वो सवाल पूछ पाया। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद, और कैमरे के पीछे जो हरिवंश कौशिक जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।